स्वर्गीय महाबल सिंह और स्वर्गीय राम बाबू गुर्जर की पूर्ण स्मृति में करारी में अखिल भारतीय दंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। दंगल प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के रूप में सदर विधायक रवि शर्मा एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में समाजसेवी डॉक्टर संदीप सरावगी उपस्थित रहे। अतिथियों के आगमन पर उनको माला तिलक कर व पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया गया। दंगल प्रतियोगिता में पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मेरठ, देवास, उज्जैन, सोनीपत, हरियाणा सहित कई शहरों के पहलवानों ने प्रतिभाग किया। अतिथियों ने पहली कुश्ती में हरियाणा के सुमित और दिल्ली के सोहेल का हाथ मिलवाकर कुश्ती की शुरुआत की। इसमें सोहेल ने सुमित को हराकर मुकाबला जीता। दूसरी कुश्ती में शिवपुरी के दीपेंद्र को रोहतक के पहलवान सुदीप ने चित कर दिया। प्रतियोगिता की सबसे बड़ी कुश्ती गुरु हनुमान अखाड़ा दिल्ली के पहलवान हरदीप और बहादुरगढ़ के पहलवान सुदीप के बीच हुई। अतिथि द्वय ने जीते हुए पहलवानों को फूलमाला पहनाकर और इनाम देकर सम्मानित किया। प्रतियोगिता का संचालन मेहरबान सिंह मास्टर साहब ने एवं आभार बालाजी गुर्जर ने व्यक्त किया। इसी से लगा हुआ हमारा करारी जो क्षेत्र है, इसी में आज पहलवानों का कंपटीशन हो रही, प्रतियोगिता हो रही है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय खेल मान लो वैसे सबसे पहले भारतवर्ष का सबसे पुराना गेम यही है। क्योंकि युवा लोग आजकल इस खेल में दिलचस्पी कम ले रहे हैं, क्योंकि आपने देखा आधुनिक युग में आजकल मोबाइल है उस पे, लेकिन वास्तविकता में अगर स्वास्थ्य का सही आपको ध्यान रखना है या दूसरे की रक्षा करना है या भारतवर्ष की रक्षा करना है, तो उसके लिए सबसे अच्छा पहलवानी का खेल होता है जो बाजी पहलवान द्वारा यहाँ पे कराया जा रहा है। और करारी से तो हमारे यहाँ से बहुत से बुंदेलखंड केसरी पैदा हुए। बुंदेलखंड की भूमि में वैसे भी वीरों की भूमि है, इस बात से आपको लोग अवगत है और हम आधे कदम शुभकामनाएं देते हैं सभी पहलवानों को और भविष्य में भी इस बात का वादा करते हैं कि अगर इन पहलवानों के जीवन के लिए हम लोग या हमारी संघर्ष सेवा समिति कुछ कर सके तो। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी को हाईकोर्ट से राहत मिली है। हाईकोर्ट ने शिल्पा के खिलाफ SC/ST एक्ट में दर्ज FIR को हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है। शिल्पा शेट्टी पर चूरू के कोतवाली थाने में मामला दर्ज हुआ था। इस मामले में हाईकोर्ट जस्टिस अरुण मोगा की कोच में सुनवाई थी। सुनवाई के बाद जस्टिस मोगा ने आदेश जारी कर कहा कि बिना सेक्शन और इंक्वायरी के SC/ST एक्ट में FIR दर्ज नहीं की जा सकती है। भंगी शब्द जाति नहीं है और न ही जाति सूचक शब्द है, बल्कि स्लर है, जो कि किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं बल्कि स्वयं को संबोधित करते हुए कहा गया था। 22 दिसंबर 2017 को चूरू के कोतवाली थाने में SC/ST एक्ट में शिल्पा शेट्टी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। वाल्मीकि समाज के अशोक पवार ने मामला दर्ज करवाया था और बताया था कि टीवी पर उसने एक इंटरव्यू शो देखा जिसमें शिल्पा शेट्टी और सलमान खान थे। उस समय बातचीत के दौरान उन्होंने भंगी शब्द का इस्तेमाल किया, जिससे वाल्मीकि समाज के लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। इस पर 18 जनवरी 2018 को जांच अधिकारी ने नोटिस जारी किया। टीवी शो 2013 में टेलीकास्ट हुआ था और FIR 2017 में दर्ज की गई। सुनवाई के दौरान शिल्पा के वकील ने दलील दी कि इस FIR में कोई सबूत नहीं है जिससे किसी समाज की भावना को ठेस पहुंची और न ही कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा है, और जैसा आरोप लगाया वैसा कोई आपराधिक इरादा नहीं नजर आता। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। चौपासनी हाउसिंग बोर्ड के 17/744 मकान में चोरी का मामला आज गुरुवार शाम 4 बजे सामने आया। सूचना के बाद चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना कर अज्ञात चोर की तलाश में जुटी है। मकान में रहने वाली कोमल जोशी ने बताया कि मेरे पति ऑफिशियल कार्य के लिए टूर पर गए हुए थे। मैं अपने पीहर गई थी। मकान लॉक किया हुआ था। जब आज गुरुवार शाम 4 बजे मकान पर आई तो मेन गेट का ताला टूटा हुआ मिला और कमरे में सामान अस्त व्यस्त मिला। कोमल जोशी के पिता अरुण व्यास ने बताया कि अज्ञात चोरों ने कमरे में रखी अलमारी तोड़कर उसमें सोने चांदी के साथ नगद रुपए चुरा लिए। चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थाना पुलिस को सूचना दी गई तो वहीं हाउसिंग बोर्ड थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना किया। पुलिस आसपास की लगी CCTV फुटेज देख रही है और अज्ञात चोर की तलाश में जुटी है। मेरा नाम अरुण व्यास है। ये मकान मेरी बच्ची रहती है यहाँ पे कोमल, जिसके पति टूर में गए हुए MP। तो अक्सर क्या है कि जब भी टूर में जाते हैं बच्ची हमारे घर में आ जाती है। मैं कमला नगर में रहता हूँ, 17/744 मकान है। तो आज जब ये 4 बजे बच्ची आई तो ताले टूटे हुए दिखे। अंदर आके देखा तो लाइटें लग रही थी, दरवाजे सारे खुले थे, कमरा पूरा अस्त व्यस्त था।
कुछ चांदी की जोड़ियां हैं, चांदी पैरों की पायल की जोड़ियां हैं, बच्ची के सोने की बाली है, चांदी की गिलास है, कुछ सिक्के भी है चांदी के। इस तरह उसने चोरी करके सारा कमरा तहस-नहस कर दिया है। हमने पुलिस थाना में रिपोर्ट की, पुलिस वाले आए यहाँ पे, बुको मुआयना करके गए। अब देखते क्या होता है। क्या किसको आपकी शक सुबह है आप पर किसी के अब मकान बंद है, कह नहीं सकते। कुछ सीसीटीवी फुटेज में कुछ आया है? वो देखने को पता चलेगा। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। जगदीश सिंह भाटी की अध्यक्षता में खेड़ापा थाना के अंतर्गत सेन समाज की बच्ची नाबालिग लापता हो गई थी, जिसकी बच्ची के पिता के द्वारा खेड़ापा थाने में 1 महीने पहले रिपोर्ट दर्ज कराई गई। आज तक उसकी पुलिस ने किसी भी प्रकार की छानबीन और कार्रवाई नहीं की। उसके लिए हमने आज 19 तारीख को ज्ञापन दिया था कलेक्टर साहब को, एसपी साहब को, आईजी साहब को, जिसमें प्रशासन और पुलिस विभाग की जांच से पूरा समाज असंतुष्ट है। और आज दिनांक 21 नवंबर को वापस हम दोबारा कलेक्टर साहब, आईजी साहब और एसपी साहब से रूबरू हुए और उसके बारे में अपडेट लिया। हमें भरोसा दिलाया है कि 2 दिन में बच्ची का पता लगा लिया जाएगा और अगर नहीं 2 दिन में कोई कार्रवाई नहीं होती है, पूरा सेन समाज, अन्यथा पूरा सेन समाज 36 कौम को साथ लेकर बावड़ी बंद का ऐलान करेगा और अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेगा कि समस्त जिम्मेदारी प्रशासन और पुलिस विभाग की होगी। ओसिया तहसील में बावड़ी गांव है, बावड़ी कस्बे की है, शायद अब वो भोपालगढ़ में आ गई है। हमारे सेन समाज की एक बच्ची पिछले 14 अक्टूबर से लापता है, जिसकी गुमशुदगी हमने 15/10 को भोपाल खेड़ापा थाने में मुकदमा दर्ज करवा दिया था और आज 21 नवंबर 2011-24 हो गए, 1.25 महीना हो गया है। अभी तक किसी भी प्रकार की कोई भी सूचना परिवारजन तक नहीं पहुंची है और हमने कई बार प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारियों को सबको ज्ञापन दे चुके हैं। हम आखिर में हार करके आज ये ऐलान करते हैं, या तो हमें बच्ची मिल जाएगी, अन्यथा हम 26 तारीख को बावड़ी में बंद का आह्वान करेंगे और 36 कौम का हम समर्थन लेकर के इसको बावड़ी बंद रखेंगे, जिसकी तमाम जिम्मेवारी प्रशासनिक अधिकारियों की होगी, पुलिस की होगी। और अंततः जो भी मेरे मित्रगण पधारे हैं, मीडिया कर्मी, आप हमारे भारत के चौथे स्तंभ में, हमें आपसे बड़ी आशा रहती है कि आपके द्वारा हमें बड़ी उम्मीद रहती है कि जल्दी ही आपके द्वारा इस बच्ची पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा और उचित कार्रवाई होगी और दोषियों को सख्त सजा मिलेगी। 14/10/2024 से लापता है, जिसका आज तक पता नहीं चला, जिसकी हमने खेड़ापा थाना में FIR भी कर दी है। ये बावड़ी कस्बे की बच्ची थी, जिसका थाना खेड़ापा लगता है। आज करीबन महीना, 1.25 महीना हो गया है, अभी तक प्रशासन की जूं तक नहीं हिली है और नहीं आगे की कोई कार्रवाई, नहीं हमें कोई पक्का आश्वासन मिला है। अगर बच्ची 2 दिन में नहीं मिलती है तो हम मंगलवार को बावड़ी बंद करेंगे और धरना करेंगे और रास्ता जाम करेंगे, जिसकी सारी जिम्मेवारी प्रशासन की होगी। परिचय आपका? मेरा परिचय पर्वत सैन, लवेरा खुर्द। और 1 महीना 10 दिन हो गए इस बच्ची को गायब हुए। क्या वहाँ के जो लोकल प्रतिनिधि है, वहाँ से MLA MP चुन के आते हैं, वहाँ के सरपंच है, वहाँ के जितने भी नेतागण हैं, और चुनाव के टाइम तो वो रात न देखते ना दिन देखते, उनसे वोट मांगने के लिए जाते हैं। क्या जब किसी ऐसे गरीब परिवार के साथ में अन्याय होता है या ऐसी कुछ दर्दनाक हादसा होता है, तब वो उसके घर क्यों नहीं जाते उसकी पूछने के लिए? क्या उनको बुलावा देना पड़ेगा, उनको इन्विटेशन देना पड़ेगा कि आप आओ, हमारी बेटी के साथ ऐसा हो गया, आप आओ? ये उनको सोचना चाहिए वहां के नेतागणों को। दूसरी बात है, सेन समाज हमेशा 36 कौम का साथ लेके चला है। अगर हमें न्याय नहीं मिलता तो सेन समाज अपना न्याय लेना जानता है, वो अपना हक लेना जानता है। और आने वाले अभी दिनों में 2 दिन बाद कलेक्टर साहब ने हमें अवगत कराया कि हम जल्दी से जल्दी इसमें कोशिश कर रहे हैं। अगर नहीं होता है तो हम बावड़ी बंद का ऐलान करेंगे और अनिश्चित काल वहां पे धरना हम देंगे। आपका परिचय? मेरा नाम किशन भोजी कपूरिया है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। राज्य सरकार द्वारा विद्युत विभाग का निजीकरण करने के आदेश के खिलाफ आज विद्युत विभाग के कर्मचारी एवं अधिकारियों का गुस्सा फूटा। आज मारवा जंक्शन सहित जिले भर के समस्त विद्युत विभाग के कर्मचारी अधिकारी अनिश्चितकालीन के लिए धरने पर बैठे। इन विद्युत कर्मचारियों ने सरकार के आदेश के खिलाफ आक्रोशित रैली निकालकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। सरकार द्वारा विद्युत विभाग का निजीकरण करने, ठेका प्रणाली करने के आदेश के खिलाफ इन कर्मचारियों का आज गुस्सा फूटा। मारवा जंक्शन उपखंड मुख्यालय के बाहर सैकड़ों की तादाद में विद्युत विभाग के कर्मचारी अनिश्चित काल के लिए धरने पर बैठे एवं ऊर्जा मंत्री एवं सरकार के खिलाफ नारेबाजी
इन कर्मचारियों ने बताया कि सरकार तुरंत प्रभाव से निजीकरण के आदेश वापस नहीं लेती है तो उनका आंदोलन जारी रहेगा। मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। निजीकरण बंद करो, निजीकरण बंद करो। मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। निजीकरण बंद करो, निजीकरण बंद करो, निजीकरण बंद करो। निगम प्रशासन मुर्दाबाद, निगम प्रशासन मुर्दाबाद, निगम प्रशासन मुर्दाबाद। ऊर्जा मंत्री होश में आए, ऊर्जा मंत्री होश में आए। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। भरतपुर जिले की भुसावल तहसील के गांव निछार के खिलीराम मीणा आईएएस को भारत सरकार ने मिजोरम का मुख्य सचिव बनाया है। जानकारी देते हुए राष्ट्रीय मीणा महासभा के प्रदेश संगठन सचिव भूपेंद्र सिंह मीणा ने बताया कि ये भरतपुर सहित राजस्थान के लिए गर्व महसूस करने वाले पल हैं कि केआर मीणा को मिजोरम के मुख्य सचिव पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। केआर मीणा के बारे में उन्होंने बताया कि खिलीराम मीणा 1993 बैच के एजीएम यूटी कैडर के आईएएस अधिकारी है जिनके पास प्रशासन के विभिन्न क्षेत्रों और भौगोलिक क्षेत्रों जैसे राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली एनसीटी, पौंडीचेरी और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में कार्य करने का व्यापक और विविध अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत राजस्थान के दौसा जिले में प्रशिक्षण के साथ की और 1994-95 के दौरान बांदीकुई में सहायक कलेक्टर के रूप में कार्य किया। इसके बाद उन्होंने 1996 से 2000 तक अरुणाचल प्रदेश के 3 जिलों में उपायुक्त के रूप में सेवाएं दी। 2000 में उन्हें दिल्ली सरकार में अतिरिक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया, जहां उन्होंने दिल्ली विद्युत बोर्ड के निजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये सुधार देश में बिजली क्षेत्र के सबसे सफल मॉडलों में से एक माना जाता है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। राज्य निर्वाचन आयोग एवं राजस्थान सरकार के निर्देश से मतदाता सूचियों का विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम 2025 के तहत मारवाड़ जंक्शन विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। उपखंड अधिकारी गौरी शंकर शर्मा की अध्यक्षता पर बीएलओ का 1 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन हुआ, जिसके तहत आज उपखंड निर्वाचन अधिकारी द्वारा समस्त बीएलओ अधिकारियों को गहन प्रशिक्षण प्रदान कर मतदाता सूची का गठन करने, मतदाता सूचियों का सत्यापन कर पंजीकरण करने, मतदाता सूचियों में संशोधन से संबंधित विभिन्न आवेदनों की जानकारी प्राप्त की गई। साथ ही मतदाता सूचियों में नाम हटाने की प्रक्रिया, नए नाम जोड़ने, युवा मतदाताओं को जोड़ने के लिए निर्देशित किया गया। मतदाता पुनरीक्षण प्रशिक्षण में मारवाड़ विधानसभा के सभी बीएलओ अधिकारी मौजूद रहे। विशेष आपका वो नहीं है इसमें, लेकिन काम आपको करना है। मैं आपको शाम को मैं आपका समय खराब करना चाह रहा था, इसीलिए मैंने ट्रेनिंग 4 पार्ट पर रखी है। तो आपको इलेक्शन कमीशन की भावना पता है, एसएसआर जो चल रहा है इसमें आपकी हर साल होता है, आपको हर 3 महीने को होता है, तो आपको इसकी भूमिका पता है। जो जीरो वाले हैं वो बिल्कुल अलग रहे। अभी ग्राम सभा है अपने कल शनिवार को परसों को भाग ले जाएंगे, फिर बाहर अक्सर आएंगे। मतलब उद्देश्य ये है कि अपन केवल सीट में नहीं पड़ जाएगा। तो आपको आपकी छुट्टी का भी आपके प्रोफेसर हो गया, सारे प्रोफेसर आपके हो गए हैं। आप लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के आंगिक यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेज में 7 दिवसीय प्राकृतिक चिकित्सा साप्ताहिक कार्यक्रमों की श्रृंखला के 5म दिवस दिनांक 22 नवंबर 2024 को विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति की प्रेरणा से पावटा स्थित जी किड्स सेकेंडरी स्कूल में विद्यार्थियों के लिए प्राकृतिक चिकित्सा विषय पर व्याख्यान का आयोजन किया गया। प्राचार्य डॉक्टर चंद्रभान शर्मा ने बताया कि महाविद्यालय के डॉक्टर अजीत सिंह चारण असिस्टेंट प्रोफेसर ने विद्यार्थियों को स्मरण शक्ति बढ़ाने, एकाग्रता लाने एवं शारीरिक विकास हेतु एक्यूप्रेशर बिंदुओं, वर्ण चिकित्सा, विभिन्न मुद्राओं, आसन, प्राणायाम के बारे में अवगत कराया। इस अवसर पर विद्यालय की निदेशक ईला शर्मा, महाविद्यालय के दीपशिखा मिश्रा, हर्षुल कंवर, हर्षित राकावत, प्रदीप सारण उपस्थित रहे। साथ ही प्राकृतिक चिकित्सा जागरूकता रैली का आयोजन विश्वविद्यालय के सुश्रुत सभागार से सम्माननीय कुलपति प्रोफेसर प्रजापति ने शुभारंभ किया और प्रशासनिक खंड से होते हुए नेचुरोपैथी और यौगिक साइंसेज महाविद्यालय के सामने समापन किया गया। इस प्रकार की जागरूकता रैली के माध्यम से आमजन को प्राकृतिक चिकित्सा की विभिन्न विधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पाली के सोचा के
चामडियात मार्ग पर स्थित श्री सिद्ध जोड़ भैरव मंदिर पर भैरव जयंती महोत्सव के तहत 8 दिवसीय रुद्र महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विद्वान पंडितों के सानिध्य में यजमानों द्वारा हवन मंडप में आहुतियां दी जा रही हैं। इस अवसर पर भगवान भैरवनाथ के प्रतिमा पर सुंदर श्रृंगार किया गया। मंदिर के गादीपति गोविंदानंद गिरी महाराज ने बताया कि भैरव जयंती का मुख्य समारोह 23 नवंबर को आयोजित होगा, जिसमें सुबह रुद्र महायज्ञ के समापन के बाद महाप्रसादी का आयोजन होगा। वहीं 16 नवंबर से प्रतिदिन यहां पर रात्रि में रासलीला का आयोजन किया जा रहा है। वहीं शुक्रवार को मंदिर में पंडितों द्वारा ग्रामीणों की उपस्थिति में विशेष अभिषेक किया गया। इस आयोजन को लेकर बड़ी संख्या में श्रद्धालु रोज मंदिर पहुंच रहे हैं और भगवान भैरवनाथ के दर्शन का लाभ ले रहे हैं। वहीं प्रतिदिन हवन के लिए यहां 5 हवन कुंड लगाए गए हैं, जिसमें यजमानों को बारी बारी से वैदिक मंत्रोच्चार के साथ आहुतियां दिलवाई जा रही ओम विकृतलोहित नमस्तु भुवाजासे सर्ववेद वंदिता स्वाहा ओम साद्राणि सर्वतोबाहुस्तवेदयादासामीशानो भगवा प्राचीनां गाग्रिस स्वाहा ओम संज्ञाता साद्राणि रुजा अधिभूमि अमाते कामु सर्वलोक प्रजापते नमः महारूपाय नमः महाकायाय नमः सर्वात्मने नमः सर्वभूतात्मने नमः ओम विश्वरूपाय नमः ओम महाधनवे नमः ओम लोकपालाय नमः ओम गत्याजिने नमः अहिंतमालिन्यै नमः प्रसादाय नमः हिरण्यगर्भसे नमः। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। आहोर विधायक छगन सिंह राजपुरोहित मंगलवार को जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत से मिले और पत्र के माध्यम से जवाई बांध से जवाई नदी के लिए जल नीति बदलकर हक निर्धारित करने को लेकर मंत्री रावत से विस्तृत चर्चा की और पत्रों के माध्यम से जवाई बांध से जवाई नदी के लिए जल नीति बदलकर हक निर्धारित करने को लेकर मंत्री रावत से विस्तृत चर्चा की। एवं विधायक राजपुरोहित ने मंत्री रावत को बताया कि जैसा कि लंबी समय से आपको एवं पूर्ववर्ती सरकारों से लगातार मांग के अनुसार जवाई नदी के किनारे बसे गांवों के किसानों के पेयजल एवं सिंचाई का जल स्रोत नदी किनारों पर बने कुएं ट्यूबवेल से है, लेकिन जैसे ही जवाई बांध बनने के बाद जवाई नदी में पानी आना बंद होने की वजह से जलस्तर गिरता गया, जिसकी वजह से आज इस नदी के प्रवाहित क्षेत्र में स्थिति भयावह हो गई है। और विधायक छगन सिंह राजपुरोहित ने कहा कि इस विषय को संज्ञान में लेकर वह किसानों की मांग अनुसार जवाई बांध के पानी का कुछ हिस्सा जवाई नदी के लिए निर्धारित किया जाए। साथ ही विधायक राजपुरोहित ने किसानों का जालोर मुख्यालय पर शुरू महापड़ाव के बारे में भी अवगत करवाते हुए किसानों के हित में जल संसाधन मंत्री रावत से चर्चा की। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। आहोर विधायक छगन सिंह राजपुरोहित जयपुर में शुक्रवार को प्रदेश के कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा से मिलकर पत्र देकर अवगत करवाया कि पिछले वर्ष 2023 के बिपरजॉय व अतिवृष्टि से विधानसभा क्षेत्र आहोर में किसानों की खरीफ फसल खराब हो गई थी। अतिवृष्टि से विधानसभा क्षेत्र आहोर में किसानों की खरीफ फसल खराब हो गई थी। किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत व बीमा कंपनी को पूरी प्रीमियम राशि भी जमा की गई थी और फिर फसल खराबे की सर्वे के बाद ग्राउंड रिपोर्ट तैयार कर सरकार व कंपनी को भिजवाने के बाद किसानों के लिए उचित बीमा राशि स्वीकृत हो गई, जिसमें फसल बीमा कंपनी ने औपचारिकता के तौर पर कुछ किसानों को क्लेम राशि दी, लेकिन बाकी किसानों को वंचित रखा गया। उसको लेकर जिला कलेक्टर ने फसल बीमा कंपनी को आदेशित किया गया था कि शीघ्र ही किसानों के खातों में क्लेम राशि प्रदान की जाए। उसके बाद भी बीमा कंपनी ने किसी प्रकार की मुआवजा राशि नहीं दी है। इस विषय को लेकर विधायक छगन सिंह राजपुरोहित ने कृषि मंत्री मीणा से अनुरोध किया कि इस विषय को संज्ञान में लेकर अतिशीघ्र पिछले वर्ष 2023 के बिपरजॉय व अतिवृष्टि से हुए किसानों की स्वीकृति फसल क्लेम राशि दिलाने का आदेश कराएं, जिससे पीड़ित किसानों को राहत मिल सके। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। शांति, समता, बंधुत्व एवं भागवत धर्म प्रसार प्रचार हेतु श्री क्षेत्र पंढरपुर से घुमान संत शिरोमणि श्री नामदेव जी महाराज चरण पादुका रथ यात्रा शनिवार को सुबह स्वरूपगंज से रवाना होकर तखतगढ़ नगरी में शाम 6:30 बजे आगमन के साथ भव्य स्वागत सत्कार कार्यक्रम आयोजित होगा। इस विशाल कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर श्री रामदेव युवा परिषद तखतगढ़ एवं राष्ट्रीय युवा प्रकोष्ठ के तत्वाधान में मार्गदर्शक स्वर्गीय ओटरमल सुपुत्र पुखराज परमार के दिव्याशीष व छीपा समाज के समस्त भामाशाहों के विशिष्ट सहयोग और समाज बंधुओं एवं कर्मठ कार्यकर्ताओं के अथक प्रयासों के फल स्वरूप शनिवार की शाम को 4:30 बजे स्वामी विवेकानंद बस स्टॉप के पीछे महावीर
रस्सी तकतगढ़ पर नामदेव जी महाराज चरण पादुका रथ एवं साइकिल यात्रियों का ढोल ताशे के साथ भव्य स्वागत एवं नामचा गजर का आयोजन होगा। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पाली जिला कलेक्टर मंत्री एलन मंत्री ने रोहट सीएचसी की व्यवस्थाओं को जांचा और निरीक्षण किया। सीएचसी में साफ सफाई सहित अन्य व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए जिला कलेक्टर निर्देश दिए। एक चिकित्सक कार्मिक को ड्यूटी से अनुपस्थित रहने पर नोटिस देने के निर्देश जारी किए। बाद में जिला कलेक्टर मंत्री ने सीनियर स्कूल का भी निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर ने बच्चों की क्लास लेकर उनसे सवाल पूछे। साथ ही डीएमएफटी फंड से स्कूल में हो रहे निर्माण कार्य के अधूरा पड़ा होने पर एडीपीसी को फोन पर ठेकेदार को पाबंद करने की नसीहत दी। कलेक्टर ने श्री अन्नपूर्णा रसोई केंद्र का भी निरीक्षण कर व्यवस्थाएं सुधारने के निर्देश दिए। इस दौरान एसडीएम पूरन कुमार शानी, टीडीआर प्रकाश पटेल सहित अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। कोई कवि पसंद है हिंदी का? कोई कवि का नाम बता सकते हो हिंदी के? है सूरदास, मैथिली शरण गुप्त नाम सुना है कभी? सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा है? कोई कविता याद है महादेवी वर्मा की? आप लोगों में से हिंदी पढ़ रहे हो, हिंदी की कोई कविता सुना सकता है? कोई भी किसी प्रसिद्ध कवि की कोई कविता? पुष्प की अभिलाषा पढ़ा किसी ने? किसकी है कविता? लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन जोधपुर के मंडल कार्यालय में दिनांक 4 दिसंबर 2024 से 6 दिसंबर 2024 को संगठन की मान्यता के चुनाव को लेकर मीटिंग का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सभी कर्मचारियों को संबोधित करते हुए परियार ने बताया कि ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन 1924 से लगातार रेल कर्मचारियों के हकूकों की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहा है। यूनियन ने मांग की है कि 8वें वेतन आयोग का गठन शीघ्र होना चाहिए। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ी हुई नहीं है। लाल झंडे के बैनर तले कर्मचारियों को पुनः नौकरी पर लाने, ट्रेड अप्रेंटिस के माध्यम से भर्ती में छूट प्रदान कराने का कार्य, सभी कर्मचारियों को सीयूजी से मुहैया करवाने का कार्य, कर्मचारियों को विभिन्न प्रकार के भत्ते, इस प्रकार के कई अनगिनत कार्य संगठन द्वारा करवाए गए हैं। महेंद्र व्यास मंडल अध्यक्ष ने बताया कि यूपीएस में रही कमियों को दुरुस्त कर आने वाले समय के अंदर ओपीएस की तरह सभी लाभ रेल कर्मचारियों को दिलाने का कार्य संगठन द्वारा किया जाएगा। साथ ही साथ उपस्थित सभी साथियों को धन्यवाद प्रेषित किया। कार्यक्रम का संचालन रविंद्र कुमार प्रजापत व परमानंद गुर्जर द्वारा किया गया। मीटिंग को सुनील टाग, जसवीर सिंह चौधरी, अभिषेक गांगुली, आशीष व्यास, अतुल व्यास, राज मिश्रा, आरके सिंह ने संबोधित किया। परमानंद जी, मंडल के पदाधिकारीगण, मेरे सुपरवाइजर साथी और रवि जी का नाम लास्ट में इसलिए लिया, इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने के लिए रवि जी का जो मुखा, मैं आज के इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने के लिए रवि जी और इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। साथ ही पता है तमाम साथी हमसे जुड़े हुए हैं, उसमें कोई शक नहीं है, मगर जो मेरे से पूर्व वक्ताओं ने तमाम उन समस्याओं का और जो यूनियन के माध्यम से समस्या हल हुई उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करने का काम किया। हम तो सिर्फ आज यही देखना चाह रहे थे कि जो सामने सम्मानित मंच बैठा है और जो इधर सम्मानित मंच बैठा है, सबकी जिम्मेवारी एक ही है, क्योंकि ये कोई मनोज परिहार जी का और महेंद्र व्यास जी का या परमानंद जी का, रवि जी का इलेक्शन नहीं हो रहा है। ये नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉय यूनियन, ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन का इलेक्शन हो रहा है। इस फेडरेशन को कमजोर करने के लिए पूरी भारत सरकार पीछे लगी हुई है। उसका आपको मैं बता दूं कि कल यहीं से एक ट्रेन जाने वाली है जो पूना में ऑल इंडिया SC/ST एसोसिएशन का वार्षिक अधिवेशन होने वाला है। और उसमें आपने पोस्टर पर देखा होगा कि वहाँ माननीय रेल मंत्री जी और कानून मंत्री अर्जुन राम जी मेघवाल भी शामिल होने जा रहे हैं। और आपने देखा होगा कि उनके राष्ट्रीय जो अध्यक्ष है व सचिव है, उन्होंने खुला बोल भी दिया है कि हम उत्तर पश्चिम रेलवे कर्मचारी संघ को समर्थन देंगे। और वो कर्मचारी संघ सीधा सीधा भारतीय मजदूर संघ से जुड़ा हुआ है और मजदूर संघ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है। तो ये सरकार की जो हमें कमजोर करने की नीति बनाई है उससे हमें दूर रहना है। हम सबको मिलकर हमें यही पता करना है कि हमारे बीच में कौन सा संगठन रहकर हमारी जायज मांगों के लिए सदैव लड़ता आया है।
कि हम सब साथी मिलकर इस संगठन को और दुरुस्त और ताकतवर बनाएं। उसके लिए जो वोट की डेट है 4 और 5 उस दिन हम डट के वोट दें। करने का काम किया आपके एएसटी महोदय थे और कर्मचारियों के साथ में अत्याचार करने लग गए। सपन राय जी सीनियर डीएसटी थे, बहुत सज्जन आदमी थे। करेंगे कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। ऐसे सज्जन डिसीजन लेते हुए कर्मचारियों की समस्या का समाधान करने का काम किया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। निर्वाचन विभाग राजस्थान जयपुर से प्राप्त निर्देशों की अनुपालना में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र सुमेरपुर 121 में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2025 के अंतर्गत बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा नए युवा मतदाताओं के नाम जोड़े जा रहे हैं, जिसकी अंतिम तिथि 28 नवंबर 2024 से शुक्रवार को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कालूराम कुमार द्वारा कम प्रगति वाले बीएलओ की समीक्षा बैठक पंचायत समिति सभागार सुमेरपुर में की गई। बीएलओ को 23 नवंबर 2024 को आयोजित होने वाली वार्ड सभा एवं ग्राम सभा में अधिक से अधिक 18-19 आयु वर्ग के युवा मतदाता नवविवाहिता महिलाओं के नाम निर्वाचन नामावली में नाम जोड़ने हेतु आवश्यक निर्देश दिए। बूथ लेवल अधिकारियों को दिनांक 24 नवंबर 2024 को अपने मतदान केंद्रों पर उपस्थित रहकर मतदाता सूची में नाम जोड़ने और मृत मतदाताओं के नाम हटाने के संबंध में आवश्यक जानकारी दी गई। इस बैठक में चुनाव शाखा प्रभारी जगदीश बैरवा सहायक प्रोग्रामर द्वारा बीएलओ की वर्तमान प्रगति रिपोर्ट के संबंध में जानकारी दी गई। मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 6 जनवरी 2025 को किया जाएगा। जब तक अपने रिकॉर्ड में नहीं आएंगे तब तक अपन को दिखेंगे और प्रयास दिखने चाहिए। बात ये मैं तो हमेशा ही कहता हूँ कि करने से ज्यादा करने का वाली जो परिणाम है वो ज्यादा दिखने चाहिए, करता हुआ दिखना चाहिए, वो जरूरी। वो परफॉर्मेंस आई नहीं। 81 बूथ है जिन्होंने सिर्फ लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जोधपुर के मथुरादास माथुर हॉस्पिटल में पेट में पानी भरने की समस्या से जूझ रही महिला की मौत के बाद अब परिजन और समाज के लोगों ने धरना देना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि अस्पताल प्रशासन की लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ है, लेकिन अस्पताल प्रशासन उल्टे उन पर ही आरोप लगा रहा है कि उनकी वजह से यह हादसा हुआ। फिलहाल परिजन प्रशासन से मुआवजा देने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। महिला के पति ने बताया कि पेट में पानी भरने की समस्या 12 नवंबर की शाम को यहां पर एडमिट करवाया गया था। यहां पर नॉर्मल वार्ड में एडमिट किया गया था। इसके बाद 17 नवंबर की देर रात 3 बजे के करीब यह हादसा हुआ। इसके बाद उसे आईसीयू में एडमिट किया गया था। पति ने बताया कि आग ऑक्सीजन सप्लाई करने वाले वायर में लगी, उसकी वजह से उसकी पत्नी जल गई। 16 नवंबर की रात 2 बजे भी उनके बेटे को खुली वायरिंग से करंट लगा था। इसकी शिकायत करने पर भी समाधान नहीं हुआ। इधर इस हादसे को लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। निवासी इंदिरा जो जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल में इलाज करवाने के लिए आई, वो अस्पताल प्रशासन की घोर लापरवाही, गंभीर लापरवाही से उसके जो इलाज में उपकरण लगे हुए थे, ऑक्सीजन से रिलेटेड और दूसरे उपकरण थे, उसमें कई बार करंट भी आया था। उस करंट के बारे में भी स्टाफ को इन्होंने मृतका के पुत्र और पति ने बताया था, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उसके तीसरे दिन बाद में इसकी शॉर्ट सर्किट में रात में लगने से आग लगी। वो झुलसने से उसकी गंभीर हालत में 1-2 दिन वो भर्ती रही और परसों के दिन उन्होंने जो है प्राण त्याग दिए। तो ये आधुनिक जमाने में आज राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल है और उसमें इस प्रकार से कोई इलाज करवाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए आएगा और वो जान से हाथ धोकर ही बैठ जाएं, तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए सरकार को एक न्याय हित में जो प्रतिकर बनता है इनको मानवीय दृष्टिकोण से और कानूनी रूप से इन पीड़ित परिवार को दिया जाना चाहिए। ये पीड़ित परिवार की इनकी मांग है और इनकी मांग के साथ समाज के लोग, 36 कौम के लोग और भी जो लोग हैं डायरेक्ट इंडायरेक्ट रूप से सपोर्ट कर रहे हैं संवैधानिक रूप से। और यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं वो पूर्णतः शांतिपूर्ण तरीके से अपने इनके मांग के समर्थन के अनुसार इनके साथ प्रशासन से कोई वार्ता होगी, कुछ बात हुई? प्रशासन से वार्ता के बारे में यही है कि सरकार के मिनिस्टर महोदय अविनाश जी गहलोत, जिनके विधानसभा क्षेत्र से मृतका आती है, उन्होंने त्वरित उनके समाज के प्रतिनिधियों के थ्रू बात हुई थी। उन्होंने कलेक्टर साहब से बात की। कलेक्टर साहब ने उससे मंत्री जी के सरकार के आदेश के अनुसार जो है कुछ इस तरह एक प्रशासनिक जांच कमेटी बैठी है। दक्षिण एसडीएम साहब जोधपुर के और सीएमएचओ साहब और एक इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपर्ट है वो जो ये साहब, उनकी जो है देख रेख में वो जांच के लिए भी वास्तव में शॉर्ट सर्किट किस प्रकार से हुआ, क्यों हुआ, क्या कमी रहेगी, किस कारण से हुआ, जो भी है उनका वो इन्वेस्टिगेशन तो उनका जांच कर विषय उसके बारे में है। आपका परिचय? मेरा परिचय, मैं राजूराम पवार मेरा नाम है और मैं एक सोशल वर्कर भी हूँ और इन पीड़ितों के साथ न्याय हाँ
लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। ब्यूटिशियन अनीता चौधरी हत्याकांड में मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन फारूकी को आखिरकार गुरुवार को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। 12 दिन तक पुलिस रिमांड के दौरान वह इस बात पर अड़ा रहा कि कर्जा होने की वजह से अनीता के जेवर लूटने की इरादे से हत्या की थी। सीबीआई जांच अथवा भविष्य में पुलिस को आवश्यकता होने पर उसे फिर से 3 दिन रिमांड लिया जा सकेगा। पुलिस के अनुसार 12 दिन रिमांड पर रहने के बाद जांच अधिकारी अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त सुनील के पवार ने बताया आरोपी गुलामुद्दीन को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेजने के आदेश दिए गए। इससे पहले उसकी पत्नी आवेदा परवीन को भी न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाया गया था। आरोपी गुलामुद्दीन ने जूस में नींद की 5 गोली मिलाकर अनीता को दिया था, जिसे पीने के बाद वह बेहोश हो गई थी, जो होश में नहीं आई थी। फिर धारदार चाकू से शव के टुकड़े कर मकान के बाहर गड्ढे में गाड़ दिए थे। पुलिस के अलग अलग अधिकारी गुलामुद्दीन से पूछताछ कर चुके हैं। वह लूट के लिए हत्या करने पर अड़ा हुआ है, लेकिन पुलिस को यह कारण गले नहीं उतर रहा है। रात की परिवार को आज की हो रही सफलता जो मिल रही है उसको लेकर लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जोधपुर बाल अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित बाल परामर्श एवं कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र में आधारभूत सतत नवीन प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव ने कहा कि बाल संरक्षण की दिशा में काम करने वाले बच्चों के अभिभावक बनकर काम करें। बच्चों के लिए काम करते समय अधिकारी या कर्मचारी होने का भाव छोड़ना होगा। दिव्यांग बच्चों के लिए उन्होंने कहा कि इन्हें समानता का अधिकार मिलना चाहिए और पूर्ण मनोयोग से इनके लिए सेवा भाव से काम करना चाहिए। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय किशोर न्याय समिति के अध्यक्ष न्यायाधिपति मनोज कुमार गर्ग ने रामायण का दृष्टांत देते हुए कहा कि हम सभी को राम सेतु के निर्माण में जिस प्रकार से गिलहरी ने अपना योगदान दिया, उसी प्रकार से अपने सामर्थ्य के अनुसार बच्चों के लिए सेवा भाव से सहयोग करना चाहिए। कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि राजस्थान उच्च न्यायालय पॉस्को कमेटी की अध्यक्षा न्यायाधिपति रेखा बोराना रहे। रिक्त हो तो इस धरा को दे सकोगे क्या ये बोलो। और प्रकृति हमें क्या दिखती इसमें कि हिमगिरी प्रहरी हमारा देता निर्मल गंग धारा। ज्ञान अमृत दिव्यता दे पुण्य काशी का किनारा। धान से भर देती आंगन माँ का ये उपकार अनुपम। कैसे हम इसको चुकाएं, चाहे कर दे सब समर्पण। कर सके यदि माँ भर्जन, हो न इसमें कोई त्रुटि। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।
कर्मचारियों को संबोधित करते हुए परिहार ने बताया कि ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन 1924 से लगातार रेल कर्मचारियों के हक हकूकों की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहा है। यूनियन ने मांग की है कि 8वें वेतन आयोग का गठन शीघ्र होना चाहिए। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ी हुई नहीं है। लाल झंडे के बैनर तले कर्मचारियों को पुनः नौकरी पर लाने, ट्रेड अप्रेंटिस के माध्यम से भर्ती में छूट प्रदान कराने का कार्य, सभी कर्मचारियों को सीयूजी से मुहैया करवाने का कार्य, कर्मचारियों को विभिन्न प्रकार के भत्ते, इस प्रकार के कई अनगिनत कार्य संगठन द्वारा करवाए गए हैं। महेंद्र व्यास मंडल अध्यक्ष ने बताया कि यूपीएस में रही कर्मियों को दुरुस्त कर आने वाले समय के अंदर ओपीएस की तरह सभी लाभ रेल कर्मचारियों को दिलाने का कार्य संगठन द्वारा किया जाएगा। साथ ही साथ उपस्थित सभी साथियों को धन्यवाद प्रेषित किया। सकता है और जो ये मानता है जिन जिन समस्याओं से हमें समय समय पर जो निजात दिलाने का काम किया है ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉय यूनियन है, तो हम सब ये कॉन्फिडेंस डेवलप करना चाह रहे थे कि इस यूनियन पर कितने विश्वास रखने वाले, इस यूनियन पर कितनी आस्था रखने वाले जो साथी हम लोगों के बीच है, हम लोगों के साथ है, इसे एक विश्वास, एक कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई। परमानंद जी, मंडल के पदाधिकारीगण, मेरे सुपरवाइजर साथी और रवि जी का नाम लास्ट में इसलिए लिया, इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने के लिए रवि जी का जो बुखार, मैं आज के इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने के लिए रवि जी और इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। साथी पता है तमाम साथी हमसे जुड़े हुए हैं, उसमें कोई शक नहीं है, मगर जो मेरे से पूर्व वक्ताओं ने तमाम उन समस्याओं का और जो यूनियन के माध्यम से समस्याएं हुई उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करने का काम किया। हम तो सिर्फ आज यही देखना चाह रहे थे कि जो सामने सम्मानित मंच बैठा है और जो इधर सम्मानित मंच बैठा है, महेंद्र व्यास जी, एसएससी महोदय राजकुमार जी, सुमीर जी, शाखा सचिव, साथियों, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने आपको आज के इस कार्यक्रम के बारे में बहुत कुछ बताने का काम किया है। मुख्य रूप से आने वाले समय में 4 तारीख और 5 तारीख को यूनियन के मान्यता के चुनाव है, उसमें आप उस संगठन को चुने, उस संगठन को अपना अमूल्य वोट दें जो आपके लिए प्रतिदिन हमेशा संघर्ष करने का काम करता रहता है। वैसे तो ये संगठन बहुत पुराना संगठन है। इस फेडरेशन को कमजोर करने के लिए पूरी भारत सरकार पीछे लगी हुई है। उसका आपको मैं बता दूं कि कल यहीं से ट्रेन जाने वाली है जो पुणे में ऑल इंडिया SC/ST एसोसिएशन का वार्षिक अधिवेशन होने वाला है। और उसमें आपने पोस्टर पर देखा होगा कि वहां माननीय रेल मंत्री जी और कानून मंत्री अब्दुल राम जी मेघवाल भी शामिल होने जा रहे हैं। और आपने देखा होगा कि उनके राष्ट्रीय जो अध्यक्ष है, सचिव है, उन्होंने खुला बोल भी दिया है कि उत्तर पश्चिम रेलवे कर्मचारी संघ। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री का दावा, राजस्थान उपचुनाव में पार्टी एक से अनेक होगी। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने महाराष्ट्र और झारखंड में भाजपा गठबंधन की सरकार बनने का दावा किया। साथ ही राजस्थान में 7 सीटों पर हुए उपचुनाव में पार्टी के एक से अनेक होने की बात कही। शेखावत ने कहा कि महाराष्ट्र में महायुति की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ में बनने जा रही है। झारखंड में भी भाजपा बहुमत से आएगी। शुक्रवार देर शाम जोधपुर पहुंचे शेखावत ने एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में कहा कि राजस्थान के उपचुनाव में मैंने पहले भी कहा था, भाजपा की केवल एक सीट सलमपुर में थी, शेष 4 सीटें कांग्रेस, एक आरएलपी और एक बीएपी की थी। मैं इतना जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूं कि भाजपा एक से अनेक होने वाली है। उन्होंने कहा कि पिछले लगभग 1 साल से मैं जिस तरह से डबल इंजन की सरकार ने लोक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से राजस्थान में विकास का एक नया माहौल बनाया है, पार्टी अप्रत्याशित रूप से विजयी होगी, एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगी। सर, कल उपचुनाव का परिणाम आने वाला है, पार्टी ने काफी मेहनत की है, 7 सीटें हैं, क्या करेंगे? देखिए, राजस्थान के उपचुनाव में जैसा मैंने पहले भी कहा था, भारतीय जनता पार्टी की केवल एक सीट थी सलूम्बर, शेष 4 कांग्रेस की, एक आरएलपी और एक बीएपी की थी। मैं इतना जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक से अनेक होने वाली है।
और पिछले पूरे लगभग एक साल में जिस तरह से डबल इंजन की सरकार ने लोक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से राजस्थान में विकास का एक नया माहौल बनाया है, मैं पूरे विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अप्रत्याशित रूप से विजयी होगी और एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगी। जहां तक अन्य राज्यों के चुनावों का प्रश्न है, झारखंड और महाराष्ट्र चुनाव में मुझे लगातार काफ़ी दिन तक काम करने का अवसर मिला था। एक तरफा महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की महायुति की सरकार बनने जा रही है और प्रचंड बहुमत के साथ में बनने जा रही है। झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी विजयी है। सर, हरियाणा हाउस को कुर्की करने का बीकानेर हाउस का सॉरी जो राजस्थान के कई वहाँ जो है कार्यालय भी हैं, तो उसको लेकर के सरकार का आपके पास आया भी? देखिए, किसी नीचे के न्यायालय ने इस तरह का निर्णय किया है। मैंने भी आज सुबह, मैं जब वाराणसी में था तब एक समाचार पत्र में ऐसा समाचार पढ़ा था। मुझे उसके बारे में डिटेल में अभी जानकारी नहीं है, कोई छोटे से पेमेंट को लेकर के कोर्ट ने जो आदेश किया है और उस आदेश के पीछे की पृष्ठभूमि क्या है, तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह का आदेश, जितनी बड़ी सनसनी है उतना बड़ा ये समाचार है। थैंक यू। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट।